नमस्कार। पूरा सच के इस साप्ताहिक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सत्यहिंदी.com के थ्रू हम ये कोशिश करते हैं बताने की कि सच जो सत्ता में बैठे लोग छुपाते हैं या अर्ध सत्य देते हैं, दरअसल पूरा सच क्या है। और इसमें हम स्टेट क्राफ्ट की जो पेचीदगियां हैं, जो तिकड़म हैं, उसके बारे में आपको रूबरू कराते हैं कुछ तथ्यों से, और फिर आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप इसे देखें, समझें और अपना ओपिनियन बनाएं। भाजपा के दो जन्म हैं। जन्म तो वैसे तीन हैं। भारतीय जनसंघ, जनसंघ के बाद एक विलय, और विलय के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय। इमरजेंसी के बाद विलय हुआ, विलय के बाद अभ्युदय हुआ 1980 में। और उसके बाद एक मोदी काल आता है, मोदी पूर्व का काल, जो मुख्य रूप से वाजपेयी आडवाणी का काल माना जाता है। और उसके बाद 2014 से मोदी काल, या 2013 से आप कह सकते हैं। 13 के पहले ये माना जाता था कि पूरा इन्फ्लुएंस नहीं था वाजपेयी आडवाणी का। मोदी की आज कोशिश ये है कि मोदी को ये मालूम है कि इतिहास रूथलेस होता है, बहुत निर्दयी होता है। आज आपने इमोशनल रूप से सरचार्ज करके आपने इमोशनली एक पूरे बड़े समाज को चार्ज कर दिया है, जिससे अस वर्सेस देम का भाव आ गया है। और वो मोदी में रब देखने लगता है, मोदी में भगवान उसको दिखाई देता है, मोदी की हर चीज उनको सही लगती है। लेकिन जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जो कि आपका मुख्य काम है, तभी आपका ओपिनियन बनेगा। तब आप पाएंगे कि जो हम सोचते हैं, हमारा एक बड़ा वर्ग सोचता है, वैसा नहीं। मोदी जी ये बात जानते हैं। लिहाजा अब उनकी कोशिश ये है कि जब इतिहास लिखा जाए, आज तो बाद में वोट भी पड़ेंगे, इतिहास भी आप बदल देंगे, लेकिन अब मोदी जी कोशिश ये कर रहे हैं कि वो ये बताएं कि साहब, एक अकेला आदमी वाजपेयी आडवाणी के बीजेपी को जो जड़ता की शिकार हो गई थी, जो जड़वत हो गई थी, उसको किस तरह निकाल के बाहर लाए हैं उस जड़ता के मुंह से, और किस तरह इतना डायनेमिक बना दिया कि अब आगे हमेशा के लिए बदस्तूर बीजेपी ही रहेगी, और अब इसको कोई हटा नहीं सकता। लिहाजा कोशिश मोदी जी की जो लोगों से लिखवा रहे हैं वो ये है कि उसे ये शब्द दे कि हाउ बीजेपी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग मोदी रेजिम। ये उनकी कोशिश है कि बीजेपी ट्रांसफॉर्म हुआ। ये अंग्रेजी का शब्द है। अब ट्रांसफॉर्म हुआ या डीजेनरेट हुआ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इसे आप ट्रांसफॉर्म कहेंगे या डीजेनरेशन कहेंगे। मतलब विघटन या संवर्धन। क्या वाकई बीजेपी मोदी काल में ट्रांसफॉर्म हुआ है? बदला तो है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि डीजेनरेट हुआ है। मोदी जी वो सारे तथ्य जो हैं उसको नए सिरे से गढ़वा रहे हैं, ताकि ये हो कि नहीं नहीं, पार्टी तो रसातल से खींच के लाए हैं, और लिहाजा जो पीछे के कुछ इतिहास है उसे भी वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में बीता है। मैं चूंकि उस दोनों काल का गवाह हूं एज ए जर्नलिस्ट, और काफी गहराई तक दोनों काल को देखा है, और बीजेपी से चूंकि मैं कवर करता था स्पेशल करेस्पॉन्डेंट के रूप में, और उसके बाद में भी, तो मैं ये कह सकता हूं कि हम ठीक ठाक, हमें जानकारी दोनों काल के बीजेपी की है। अब आप एक छोटा सा उदाहरण दीजिए। एक होम मिनिस्टर आप लाते हैं, एमओएस होम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। उसका नाम होता है अजय टेली।
उसके बारे में जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि उसका चरित्र कैसा रहा है, नेपाल से किस तरह से, एक केस के सिलसिले में उसमें लिखा गया। और वो जो इंक्वायरी हुई उसमें पुलिस अधिकारी ने लिखा उसके खिलाफ नकारात्मक चीजें, जो आपराधिक तथ्य है उसके बारे में लिखा। इसके बावजूद उसे गृह मंत्री बनाया जाता है। बात इतनी ही नहीं, आपका चॉइस कैसा होगा कि अजय मिश्रा टेनी नाम के किसी व्यक्ति को, ये रिकॉर्ड हमेशा आप जब मंत्री बनाते हैं तो आपको देखना चाहिए। मुझे याद है कि आपने एक मंत्री को टी शर्ट पहन के वो एयरपोर्ट जा रहा था तो मैसेज भेज के उसको बुलवा लिया अधिकारियों ने, पीएमओ के, और कहा कि ये मिनिस्टर के लिए ठीक नहीं है, आप जाके वापस जाइए। फ्लाइट छोड़ दी गई और उसको टी शर्ट बदलने को कहा गया। लेकिन कोई अजय मिश्रा टेनी का पास्ट रिकॉर्ड नहीं देखा गया। 4 किसानों की गाड़ी से कुचल के हत्या हो जाती है, उसमें आरोप इनके पुत्र पे आता है और चीख चीख के जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाता है। इन सब के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि केस रजिस्टर किया जाए, अजय मिश्रा टेनी नहीं हटाया जाता। अब इसके ठीक उलट वाजपेयी काल का सुन लीजिए। प्रमोद महाजन बहुत ही ताकतवर उन दिनों नेता हुआ करते थे और यह किस्सा मेरे सामने का है। प्रमोद महाजन के कहने पे वेंकैया नायडू बीजेपी के अध्यक्ष थे। डीपी यादव, इस इलाके में यादव बाहुल्य था, डीपी यादव जिनका आपराधिक रिकॉर्ड जबरदस्त है और जमाना जानता है, उनका बेटा भी एक मर्डर केस में उस समय फंसा था। नीतीश कटारा मर्डर केस बहुत मशहूर हुआ। डीपी यादव को बीजेपी में बड़े ही लाव लश्कर के साथ लाया गया। वाजपेयी जी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ दिया कि क्यों साहब, यही है आपकी सुचिता? पब्लिक लाइफ में जो आप बीजेपी की तारीफ करते हैं, ये यही सुचिता है कि आप डीपी यादव को लाते हैं अपनी पार्टी में? वाजपेयी जी कुछ नहीं बोले, लौट के दिल्ली आए और दिल्ली आके उन्होंने पहला काम किया कि डीपी यादव को हटाया गया। दोनों में जरा आप अंतर देख लें, कितना बड़ा अंतर है। ऐसे ही वाजपेयी जी के एक वो थे, रिश्तेदार थे, जो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री, उनके बेटे पे हत्या का एक आरोप आया। उनके भतीजे का नाम था अनूप मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। ग्वालियर के एक युवक की हत्या में उनके बेटे का नाम आया। शिवराज मुख्यमंत्री थे, हैं। उन्होंने आडवाणी जी से पूछा कि क्या करना चाहिए। आडवाणी जी ने एक शब्द कहा, इनको पद पर नहीं रहना चाहिए, इनसे कहो इस्तीफा दे दे। वाजपेयी जी के वो सगे रिश्तेदार थे, भतीजे थे, और उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया। अब, अब हम इधर आते हैं। शाहीन बाग में एक बीजेपी का नेता, जो उस समय छोटा मंत्री था, उसने नारे लगवाए, देश के गद्दारों को गोली, तो जब ऑडियंस से आवाज आई गोली मारो, और आगे आप तो बंदी खुद कर लें, को गोली मारो, उसको आगे देख ले। तो पहला लाइन पहली बार हो सकता है कि उन्होंने जो कहा उससे गलत आया हो, ये उनके समझ में आया हो। दोबारा फिर उनका नारा आता है, देश के गद्दारों को गोली मारो। जनता से आवाज आती है, गोली मारो को। ये सीएए के आंदोलन जब कर रहे थे, बड़ा मुसलमानों का वर्ग चिंतित था और कर रहा था, उसके खिलाफ जो जनसभा हुई थी उसमें ये मंत्री जी बोल रहे थे। कुछ दिनों बाद उनका प्रमोशन करके उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। ये
दो दो अलग अलग कैरेक्टर से एक व्यक्ति के काल में ये एक दूसरा किस्सा था। अब आप इसके बाद आइए, बीजेपी का एक आदमी था जो पदाधिकारी था, इसने सीए के आंदोलन के दौरान अलीगढ़ में इसने गोली चलाई, पिस्टल से गोली चली और एक तारिक नाम का आदमी मर गया। तारिक नाम का आदमी मर गया तो इसको पकड़ा गया क्योंकि भरे उसमें हुआ था। जब पूरा हो गया तो अभी 2 दिन पहले आपको ताज्जुब होगा कि पूरे केस में न केवल गवाह होस्टाइल हो गए, गवाहों ने कहा मैंने कुछ नहीं देखा है, इवन उस लड़के के माँ बाप ने भी कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा है। और जो जिस पिस्टल से उस बीजेपी नेता ने गोली चलाई थी या ऐसा आरोप लगा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में कह दिया गया कि साहब जो पिस्टल का इनका नंबर है, कैलिबर है, उस कैलिबर की ये गोली नहीं थी। जाहिर है उसने अपने पिस्टल से नहीं चलाई होगी, किसी देसी कट्टे से चलाई होगी या किसी दूसरे पिस्टल से चलाई होगी। जबकि पूरा पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन थ्योरी ये कह रहा था कि साहब गोली भरे सभा में पब्लिक के सामने सरेआम गोली इन्होंने चलाई है जिससे वो तारिक मर गया। लेकिन सारे लोग होस्टाइल हो गए। कल जब वो जेल से छूटा परसों, तो उसका जो काफिला था उसमें 150 गाड़ियां थी। कोई ताज्जुब नहीं कि आने वाले दिनों में इसे एमएलए का टिकट मिले और ये हमारा रहनुमा मंत्री बन के हमारे भविष्य को तय करता फिरे। ये मोदी जी की बीजेपी। बीजेपी का एक जितेंद्र बबलू नाम का आदमी था, ये बीएसपी का था। बीजेपी को इसमें क्षमता दिखाई दी। और क्षमता कौन सी बीजेपी देखती है मोदी के काल के बाद वाली, कि इसमें दबंगई कितनी है। दबंगई कई तरह की होती है, हल्का क्रिमिनलिटी की तरफ ले जाती है, लेकिन इससे ऐतराज नहीं है बीजेपी को। जितेंद्र सिंह वही आदमी है जो बीजेपी की रीता बहुगुणा के घर पे आग लगाई थी जब मायावती मंत्री चीफ मिनिस्टर थी, तो रीता बहुगुणा के घर में आग लगाई थी। रीता बहुगुणा पार्टी में ही थी, लेकिन बीजेपी ने पूछा भी नहीं और जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी में ले लिया, क्योंकि क्राइटेरिया है कि तुम जीत सकते हो क्या। अगला सेंटेंस है बाई हुक और बाई क्रुक, तुम जो भी इस्तेमाल करना हो करो लेकिन जीत के दिखाओ। ये बीजेपी नई बीजेपी है। 2014 में बीजेपी को जो टिकट दिए गए थे, जाहिर है मोदी जी ने दिए थे, अमित शाह ने दिए थे, संघ ने दिए थे मोदी जी के कहने पे। और मोदी जी इसी शर्त पे आए थे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, और गुजरात में भी 2007 में जो टिकट बटे थे उसमें मोदी जी ने साफ कदम दिखे, साहब टिकट तो हमारे हिसाब से बटेगा, क्योंकि उनका एक ही फॉर्मूला है, यू मस्ट विन बाई हुक और बाई क्रुक। हमें इसकी चिंता नहीं तुम किस तरीके से जीते हो। नतीजा क्या हुआ, 14 में टिकट बटे तो बीजेपी में सबसे ज्यादा 33% क्रिमिनल्स को टिकट दिया गया। 33% जिन पे क्रिमिनल केसेस थे 5 साल और आगे आए, और 40% लोग, 33 की जगह 5 साल बाद 40% लोगों पे क्रिमिनल, ऐसे लोग जिनको टिकट दिए उन पर क्रिमिनल केसेस थे। और आप ताजुब करेंगे कि 2018 का एडीआर का आंकड़ा कहता है कि किडनैपर सबसे ज्यादा अगर केसेस किडनैपिंग के थे तो वो बीजेपी में थे। 16 किडनैपर, 64 किडनैपर यहाँ पे पार्लियामेंट में आए थे जिन पे किडनैपिंग के केस थे, उसमें से 16 बीजेपी के थे। बीजेपी के उसमें जो लिखा है, बीजेपी नंबर 1 की पार्टी हो गई है इस तरह के क्राइम में, और 64 नेताओं में किडनैपिंग के आरोप थे, जिनमें 17 राष्ट्रीय दलों के और सबसे ज्यादा 16 बीजेपी के थे।
तो आप इसको समझ सकते हैं कि पार्टी में डीजेनरेशन हुआ है। अब डीजेनरेशन है मतलब अधोपतन है या उन्नयन है, ये कैसे डिसाइड होगा? मोदी जी को तो वोट मिल रहे हैं, पार्टी 36% वोट मिले हैं, 14 में 31% थे। तो क्या कहा जाए, मोदी ने पार्टी को कहीं से कहीं पहुंचा दिया है। लेकिन अगर नैतिक मूल्यों पे ये पार्टी वही नहीं रही जो आडवाणी वाजपेयी के जमाने की थी, तो आप इसे क्या कहें? क्या ये आडवाणी वाजपेयी की पार्टी लगती है? जिस तरह चौराहे पे धमकियां दे रहे हैं बीजेपी के लुम्पेंस, एक झंडा लगा के बीजेपी के, जो कल तक समाजवादी का झंडा लगाते थे, आज बीजेपी का झंडा लगा के लंपट की तरह, वो कभी दरोगा को, अभी आपने देखा होगा पिछली बार हमने अपने तकरीर में कहा था कि एक दरोगा को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो बीजेपी वाले किसी से लड़ गया था। यही तो समाजवादी पार्टी भी करती थी। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जब हम मुलायम सिंह के बारे में कहते थे कि ये उसके जन्मदाता हैं, तो आज हम क्या कहें? क्या विनिंग इलेक्शंस थ्रू क्रिमिनलाइजेशन, क्या ये हम मोदी जी के लिए कह सकते हैं? कि आप पार्टी में अच्छा भला पार्टी, अच्छी भली पार्टी चल रही थी, जिसमें आपने क्रिमिनल एलिमेंट लाए, आप हैकर लाए, एक ही क्राइटेरिया रहा, छोड़ दीजिए आइडियोलॉजी। एक बार आडवाणी जी ने अपने भाषण में कहा था कि आइडियल्स और आइडियोलॉजी में अंतर होता है। हो सकता है कि हम एक आइडियोलॉजी के हों, सीपीएम दूसरी आइडियोलॉजी की हो, लेकिन आइडियल्स दोनों के एक ही, क्योंकि आइडियल्स होते हैं समाज का उत्थान, और ये आइडियल सीपीएम के भी उतने ही मजबूत है जितने बीजेपी के। लेकिन मोदी काल में ये कंसेप्ट नहीं रहा। आइडियल्स तो कहीं और है, इस समय सिर्फ ये है कि आप एक खास आइडियोलॉजी, अब इसमें डी जनरेशन बीजेपी का जो हुआ उसका वो रफ्तार कैसे पकड़ी? बहुत खूबसूरती से सत्ता की ताकत को पार्टी के लुम्पेंस के साथ जोड़ दिया है। लिहाजा एक दरोगा, एक लंपट जो पार्टी का पदाधिकारी होगा, उसके हिसाब से काम करेगा। और इसको इन्होंने कहा कि गवर्नेंस का ये नया मॉडल, जिसमें पार्टी फंक्शनरीज और गवर्नमेंट फंक्शनरीज ये दोनों ब्लेंड करके एक मकसद के लिए काम करेंगे। सुनने में कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये कंसेप्ट दरअसल कंसेप्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा आप षड्यंत्र है, जिसमें कि आप गवर्नेंस की गरिमा को, गवर्नेंस की जो गुरूर कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, आप उसको डिमोलिश करते हैं एक तरफ, और फिर उस कलेक्टर को बीजेपी अध्यक्ष के साथ जो जिले का होता है उसके साथ बैठाते हैं। मैसेज ये रहता है जो ये कहे वो करना है, और तुम बदस्तूर यहाँ पे तैनात रहोगे। लिहाजा गवर्नेंस को डिमोलिश किया आपने, गवर्नेंस के गुरूर को खत्म किया, और उसके साथ आपने पार्टी को ब्लेंड कर दिया। पार्टी लुम्पेनाइज्ड पार्टी, पार्टी ऑफ मर्सिनरीज, पॉलिटिकल मर्सिनरीज, उनके साथ उनको जोड़ दिया। अब ये सोचिए ये कॉकटेल कैसा बनेगा? एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा जो दहशत पैदा करेगा। स्टेट पावर मिलेगी, लुम्पेनाइज सोसाइटी से लोग जाएंगे, और वो स्टेट पावर के साथ ब्लेंड करके जब कलेक्टर, एसपी और पार्टी के फंक्शनरीज एक साथ हो जाएंगे, फिर वो जो चाहें वो करा लेंगे। अगर आप इसको गौर से देखें तो डेलीबरेट ये अटेम्प्ट है, और कहा इसको ये जा रहा है, चमक ये, और वो लिखवाया जा रहा है इतिहास में मोदी जी का, कि साहब मोदी जी का गवर्नेंस का मॉडल ही अलग था। ये मिनिमम गवर्नेंस करते थे। मिनिमम गवर्नेंस से उनका मतलब है कि अब जो बेसिक रूल्स होते हैं गवर्नेंस के, उसको तोड़ दीजिए। अब गवर्नेंस हमारा पार्टी वाला जो जाएगा वो कहेगा, आपको ताजुब होगा, एम्स में किसी का एडमिशन हो चाहे ना हो, कोई आदमी मर जाए, एडमिशन हो चाहे ना हो, कितने भी सीवियर रोग से वो ग्रसित हो, लेकिन अगर वो किसी लोकल मोहल्ले के संघ के व्यक्ति के पास पहुंचेगा,
किसी बीजेपी के ऑफिस बियरर के साथ, तो वो एक फोन करेगा और वहां पे कोई आदमी बैठा है जिसको ये मैसेज है कि उसके कहने पे एडमिशन होंगे और एम्स में एडमिशन हो जाएगा। तो ये धीरे से जो स्टेट पावर है उसका ये किस तरह से पॉलिटिकल यूज हुआ है कि स्टेट क्राफ्ट के फंक्शनरीज जो हैं उनके साथ आप पॉलिटिकल जो मर्सिनरीज हैं आपके, उनको नजदीक ला दीजिए। और जरा सोचिए वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा जिसमें कलेक्टर रिडंडेंट हो जाएगा या वो यस मैन हो जाएगा, और एक 5 बाई नाइट ऑपरेटर्स जो होंगे जिनमें बाहुबल होगा, जिनमें जीतने की सीट ताकत होगी, वो वहां पे रूल करेंगे। ठीक है, रूल तो वो कलेक्टर का ही चलेगा, लेकिन वो जिसको चाहेगा सीएए में बंद कर, जिसको चाहेगा वो यूपीए में बंद कर देगा, यूएपीए में बंद कर देगा, और जिसको चाहेगा वो जहां भी चाहेगा वो कर सकता है। इस खेल में रिवार्ड भी उतना ही मिलता है। लिहाजा अगर मर्सिनरी आप मजबूत हैं, पॉलिटिकल मर्सिनरी है, मसल पावर भी है, जीतने की ताकत भी है, जिताने की ताकत भी है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बदस्तूर इस पार्टी के लिए हैं। अब आप बताइए, कोशिश तो मोदी जी की यह है कि ये पार्टी को ट्रांसफॉर्म कैसे किया, ये बताइए। क्या इसे आप ट्रांसफॉर्मेशन मानेंगे या डीजेनरेशन मानेंगे? कहां गई वो आडवाणी बीजेपी की पार्टी जिसमें कि वाजपेयी लगातार कहते रहे कि हम खिलाफ है राम मंदिर आंदोलन के, जिसमें कि आपने यात्रा की। अब कोशिश मोदी जी की ये होगी कि ये जो राम मंदिर आंदोलन हुआ था ये किसी आडवाणी का नहीं था, ये भी हम ही ने किया था। ये अगली कोशिश होगी जिसको कि हम अगले हफ्ते आपको बताएंगे कि किस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि मोदी का एक नया छवि, मोदी का एक नया चेहरा दिखाए जो पॉलिटिकल प्रोसेस में इतिहासकारों के लिए हो कि नहीं साहब, वो जो कहा जा रहा था वो गलत था, वो सारे लोग बायस थे, असली मोदी जी ये है। ये एक कोशिश चल रही है। मैं समझता हूं कि इसको आप एनालाइज करें। क्या ये भाजपा वही है जो थी, जिनके आमतौर पे लोगों को देख के एक तसल्ली होती थी कि ये अच्छे लोग? आज जिस तरह वो गाड़ियों पे झंडा लगाए घूम रहे हैं, दहशत क्रिएट कर रहे हैं, क्या यही बीजेपी थी आडवाणी की? मुझे याद है आडवाणी जिसे मैंने एक बार पूछा भी था, एक किसी के बारे में आया कि वो आंदोलन कर रहा था, वो बंद हो गया, उसके समारोह में गोली चली, पुलिस ने फायरिंग की और फिर उसको जेल में डाल दिया। तो वो मंच पे भाषण दे रहे थे, तो हम नीचे कवर कर रहे थे, उनके साथ हेलीकॉप्टर पे गए थे। तो हमने एक पर्ची भेजी कि भाई ये नई खबर आई है, हमारे करेस्पॉन्डेंट ने दी है, अगर आपको इस पे भाषण में बोलना हो तो ये एक नई खबर है। आडवाणी जी ने कुछ नहीं बोला। जब हेलीकॉप्टर में हम बैठे, हमने पूछा कि आडवाणी जी वो खबर तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपने मंच में, मतलब कि इस स्तर के हम नेतागिरी में इस स्तर पे नहीं जा सकते क्योंकि हम फैक्ट्स नहीं जानते। तो उन्होंने, इवन कांग्रेस उस समय उसकी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी राज्य में, लेकिन कोई भी क्रिटिसिज्म उन्होंने भाषण में नहीं किया। एक वैल्यू सिस्टम था जो वाजपेयी जी और आडवाणी जी का होता था, उसके आसपास भी लुम्पेनाइज्ड पार्टी स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था। लेकिन आज क्राइटेरिया ये है कि आपकी लुम्पेनाइज्ड क्वालिटी क्या है, आप क्या वो इलेक्शन जीतने के काम आ सकती है? अगर इलाके में दबंग है, आप चार सिक्योरिटी वाले लेके चलते हैं, दबंगई है। और ये आप देखिए, ये रिकॉर्ड से मिलता है। 2014 में 33% क्रिमिनल्स को आपने टिकट दिया जो जिन पे क्रिमिनल चार्जेस थे, और उसके बाद क्रिमिनल केसेस थे, और उसके बाद इसको बढ़ा के 40 कर दिया। कोई ताज्जुब नहीं कि जब 2023 का चुनाव हो तो हर दूसरा आदमी अपराधी नजर आए। अगर यही ट्रांसफॉर्मेशन है तो मेरे ख्याल से जनता को सोचना पड़ेगा कि आप एक ट्रांसफॉर्म पार्टी से शासित होना चाहते हैं, तथा कथित ट्रांसफॉर्म पार्टी, या
आप चाहते हैं कि ये पार्टी या तो बदले या हम विकल्प तलाशे। विकल्प आपके पास है नहीं, आपको विकल्प पैदा करना पड़ेगा और ये आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर बताएंगे आपको कि आगे क्या होने जा रहा है, किस किस तरह से इमेज बिल्डिंग की कोशिश होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।